ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 गिवन है। क्लियर सभी को? देन फाइंड इज ए डॉट बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है और उसमें ए और बी के बीच का एंगल वहां पे क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ये देखो इससे कैसे आप कोरिलेट कर रहे हो इस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम के साथ। अगर आप यहाँ पे सिंपली इसका एक्सपेंशन कर देते हो, एक्सपेंशन मतलब फॉर्मूला लगा देते हो, तो ये आपको ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 3 प्लस 3 यानी कि 9 माइनस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 27 मिलेगा। मीन्स आपको यहाँ पे मिलेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू द 18 यानी कि इज 9 बोले माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। आपको ए डॉट बी चाहिए यानी कि बी और सी या ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, जो कि इस इंफॉर्मेशन से तो नहीं निकलेगा क्योंकि हमें बी सी और सी और ए का ऐसा एंगल नहीं पता है। तो बेसिकली ये -9/2 देखो इस कॉम्बिनेशन की इज द ऑप्टिमम यानी कि लिमिटिंग वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू है। जब तक आप यहाँ पे ये नोटिस नहीं कर पाते तो ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं हो पाता। इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 3 तो 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड लेसर देन और इक्वल टू इज अ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी कि 9 से छोटा। तो ये आपका एज वी नो ये हमेशा इस प्रॉब्लम में होगा। और -9/2 कब वो टेंड करेगा जब a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या होंगे बच्चे 0। तो ये इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इज इक्वल टू द किसके बराबर होगी, सिंपली 0 के बराबर होगी, तब जाकर ये इक्वलिटी यहाँ पर अटेंड करेगी। बोलो। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 0 हो गई और फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो गया। मैग्नीट्यूड पता है और a डॉट बी चाहिए तो आप c को उधर ले जा सकते हो या सिंपली आप बोल सकते हो कि सम 0 है और तीनों का मैग्नीट्यूड √3 है। तो यानी कि वो आपका एक सिंपली इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट करेगा जिसमें a डॉट बी यानी कि a और b के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे 120 डिग्री कंसीडर होगा। तो a डॉट b का वैल्यू इज इक्वल द √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का 3/2 इज करेक्ट आंसर। या c को उधर ले जाकर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते तो a डॉट b हमें वहीं से मिल जाता। इस तरीके से भी हम प्रोसीड कर सकते थे। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की ये आपको सिंपली मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरीके से ये चीज समझना है। बोले बच्चों क्लियर। फिर इफ वेक्टर a प्लस 3b is perpendicular to the 7a minus 5b वेक्टर, ये कॉम्बिनेशन सम ऑफ द वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है एंड is the vector a minus का 4b is perpendicular to the 7a minus का 2b, ये इसके परपेंडिकुलर है। then find angle between vector a and vector b। find the angle between vector a and vector b के बीच का आपको सिंपली यहां पर एंगल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन a प्लस 3b आपका इसके परपेंडिकुलर है तो आपने उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को उठाकर 0 कर दिया। इस सम ऑफ द वेक्टर का 7a माइनस इज 5b इज इक्वेट विथ 0। तो 7a यानी कि 7a स्क्वायर इज माइनस 5 टाइम्स ओवर
a डॉट b, इसका इसके साथ डॉट, तो 21b डॉट a इज अ माइनस 15 का b स्क्वायर इज इक्वेट विथ 0. The 7 of a square minus 15 का b स्क्वायर इज अ 21 माइनस 5 यानी कि 16, तो प्लस का 16 इंटू a डॉट b इज इक्वेट विथ 0. is a dot b is equate with the 15 का b square minus 7 का a square divided by 16. ये एक रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन है, ऐसा गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि वो सम ऑफ द वेक्टर, उस सम ऑफ द वेक्टर के सिंपली यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे रखा था, बोले. इसी तरीके से एक और इंफॉर्मेशन है, उसको भी अप्लाई किया यहाँ पे, उसको अप्लाई किया यानी कि सिंपली a प्लस a माइनस का 4b डॉट विथ 7a माइनस का 2b इज इक्वेट विथ 0. दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर थे, तो सिंपली अपन ने डॉट प्रोडक्ट इज क्या कर दिया, इज इक्वल द 0. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 7 ऑफ a स्क्वायर माइनस का 2a डॉट b is a minus का 28, a डॉट b is a plus 8 का b स्क्वायर, क्योंकि a और b का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, आप उसको a स्क्वायर और b स्क्वायर को 1 और 1 कंसीडर नहीं करना. तो 7a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इज इक्वल टू द 30a डॉट b. ये आपके पास सिंपल सेकेंड रिलेशन आ गया. आप दोनों जगह से a डॉट b और a डॉट b को जब इक्वेट करोगे तो वहां से आपको a और b का मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा. मींस आपको मिल जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वेट विथ इज 15 ओवर द b स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16. ऐसा कुछ होगा बच्चे, बोलो. तो ये 15 और ये 8 हो गया. सबसे पहले तो कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ा सा गंदा जा रहा है, पता नहीं सही कि गलत है. चलो 8 7 56 का a स्क्वायर प्लस 64 का b स्क्वायर इज अ 225 का b स्क्वायर इज अ माइनस 7 5 35 3 105 का a स्क्वायर 161 हो गया, बोले. 105 में इसको ऐड किया तो 61 यानी कि 161 का a स्क्वायर हो गया. इसको इसमें से माइनस किया तो आपके पास ये आ जाएगा 1 इज 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6 और 1 b स्क्वायर. तो फाइनली a मॉड a बराबर मॉड b आ गया. माइनस नहीं, क्योंकि मॉड a और मॉड b, a और b यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, तो a बराबर माइनस b यानी कि नल वेक्टर ही हो गया. वो तो फिर क्लियर सभी को यहाँ तक. तो ये अज्यूम दैट कि नल वेक्टर नहीं है, तो a बराबर b आ गया. तो इसका मतलब a डॉट b आपको यहाँ पर 8 7 15 30 यानी कि किसी भी इक्वेशन में इसको यूज किया तो a डॉट b की वैल्यू आपको 15 यानी कि 1/2 a स्क्वायर के बराबर हुई. तो a और b के बीच का अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा आपका a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b होगा, और a डॉट b की जगह पे हाफ a स्क्वायर, b की जगह पे a. तो ये आपका रेशियो a से इंडिपेंडेंट यानी कि 1/2 हो जाएगा, इज 1/2 हो जाएगा. तो कॉस थीटा आपको 1/2, तो थीटा आपका 30 डिग्री. इस तरीके का ये प्रॉब्लम आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. करेक्ट सभी को यहाँ तक भी. तो इसमें हमें सिंपली इसका क्या गिवन था, इस तरह से क्लियर. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if a plus 2b plus 3c is equal to the 4, then find least value of a square plus b square plus c square
where A, B, C are belongs to the real number. So where A, B, C are belongs to the real number, तो अगर A, B, C आपके रियल नंबर है तो आपको इस लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू गिवन है और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की आपको क्या चाहिए, सिंपली लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट इनइक्वालिटीज को कैसे यूज कर सकते हो, आप सिंपली बेसिकली इस लीनियर कॉम्बिनेशन में दो वेक्टर लिख रहे हो, दो वेक्टर यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2, आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का हम लोग ने पढ़ा है कि मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर इनटू फिर रिमेनिंग a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसे आप बोलते हो। और ये पता इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर a3 अपॉन b3 यहाँ पे होगा, तब ये इक्वलिटी यहाँ पर होल्ड करेगी। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट 1 2 3 को a1 b1 c1 एज्यूम कर लिया और a b c रियल नंबर को a2 b2 c2 कंसीडर कर लिया। तो मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, और क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए था, प्लस 3 इंटू सी का मॉड वैल्यू इज लेसर देन और इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें से मैंने a1 b1 c1 को a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका सिंपली 4 है क्वेश्चन में, तो 4 का मॉड 4 यानी कि 4 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो 16 डिवाइडेड बाय 9 10 14 इज लेसर देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू is 8 divided by 7। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपका हमेशा यहाँ पर 8/7 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा था, उसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर इस तरह से सम चाहिए था, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, उस डॉट प्रोडक्ट इनइक्वालिटीज को अप्लाई करके इस तरीके से अपने स्टेटमेंट ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट, सॉरी लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ फिर हमसे कहा गया है टू express the vector a is equal to the 5i minus 2j plus 5k as the sum of the two vector vectors such that one is parallel to the vector b is equal to the 3i plus k and other is perpendicular to vector b। सिंपली आपको इस वेक्टर ए को दो कंपोनेंट के सम में, यानी कि दो वेक्टर के सम में एक्सप्रेस करना है, जिनको सम करने पे वापस यही वेक्टर आ जाए, और उसमें से एक वेक्टर जो हो वो इस वेक्टर बी के पैरेलल हो और एक वेक्टर आपका बी के परपेंडिकुलर हो। एक वेक्टर आपका बी के पैरेलल हो और एक वेक्टर आपका बी के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। करेक्ट सभी को? यहां तक आप सोचते हो कि इस वेक्टर को दो एक टुकड़ा यहां से यहां तक का मैं ले लूं, पूरा ये एक टुकड़ा सपोज अपनी मर्जी से यहां ले लूं, तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर अगर मैं कहीं पे भी लूंगा
तो इसका और इसका सम ये वेक्टर नहीं बन पाएगा। उसका सिंपल सा रीजन कि आप ऐसे फील कर सकते हो, इसको इस डायरेक्शन और इस वेक्टर का सम बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या काम करोगे, इसका कंस्ट्रक्शन करोगे। तो इसके पैरेलल और इसके पैरेलल आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये वेक्टर और ये लाइन ऐसे जाएगी, यानी ये वेक्टर इसका और इसका सम नहीं बन सकता, इसका और इसका ये सम ऑफ द वेक्टर होगा। यहाँ पे वेक्टर ए को हमें एक्सप्रेस करना था, सम ऑफ द टू वेक्टर्स, जो कि एक इसके पैरेलल हो और एक इसके। तो अपने मर्जी से हम ये साइड नहीं ले सकते क्योंकि हमें सम यानी कि तोड़ना था। तो ये वाला कंपोनेंट आपका सिंपली वेक्टर ए का वेक्टर की बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। और इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले प्रोजेक्शन लिखोगे। प्रोजेक्शन के लिए ए डॉट बी अपॉन मॉड बी करोगे। बोलो ए डॉट बी, आई का आई के साथ, तो ये आपका 15 5 3 15 के जे तो है नहीं, 0 हो गया, प्लस का 5, ये ए डॉट बी हो गया, अपॉन मॉड बी 9 प्लस 1 10 रूट 10 हो गया। ये आपको इस नंबर मिल गया। ये पॉजिटिव मिलने का मतलब ये एक्यूट एंगल है। इनटू में सीधे बी कैप का मल्टीप्लाई कर दोगे। बी कैप यानी कि ये आपको 3i प्लस का k डिवाइडेड बाय रूट का 10। तो ये एक कंपोनेंट हो गया जो कि इज द पैरेलल टू द वेक्टर b है। तो इज ये प्रोजेक्शन इनटू यूनिट वेक्टर यानी कि 15 20 10 10 तो 2, तो दिस इज इक्वल द 2 over 3i plus k। 2 over 3 plus i plus k ये आपका यहाँ पर एक इज अ पैरेलल कंपोनेंट हो गया। आपको फिर दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए था। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द वेक्टर भी चाहिए था। तो इसके लिए सम ऑफ द वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो दिस इज यहाँ पर 5i माइनस का 2j प्लस का 5k माइनस का 2 टाइम्स ओवर इज 3i प्लस k, ऐसे लिखेंगे। तो 6 यानी कि माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया, ये आपका पैरेलल कंपोनेंट और ये आपका यहाँ पर सिंपल इज वर्टिकल या से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी। फिर अगर हमसे कहा जाता है सिंपल क्वेश्चन में कि if vector A is equal the 2i plus j plus k and vector B are I minus j minus k are the adjacent side of parallelogram है, if these vectors are represent the adjacent side of the parallelogram है, तो उस केस में adjacent side of the parallelogram अगर है, then find the acute angle between diagonal of parallelogram। तो उस पैरेललोग्राम के इस डायगोनल्स के बीच में वो एक्यूट एंगल आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि वो एक्यूट एंगल यहाँ पर क्या होगा। A और B are represent the adjacent side of a parallelogram, then find the acute angle between the diagonal of parallelogram। तो आपको सिंपली ये दो वेक्टर्स दे रखा है जो कि adjacent side of the parallelogram को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और इनके बीच का ये एक्यूट एंगल चाहिए। तो इसमें हम लोग डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ये वेक्टर अगर A है, ये वेक्टर B है,
तो ये वेक्टर आपका पता है पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल a प्लस बी वेक्टर, तो वन ऑफ द डायगोनल वेक्टर इज a प्लस बी वेक्टर, तो a प्लस बी वेक्टर d1 वेक्टर बोल दिया जाए, तो a प्लस बी यानी कि 3i, j मर गया, k मर गया, सही है। द d2 वेक्टर यानी कि डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, और डिफरेंस ऑफ द वेक्टर यानी कि जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर और प्लस का 2k वेक्टर, ये आपका d2 वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपका d1 वेक्टर हो गया, यहाँ पर ये आपका d2 वेक्टर हो गया, बोलो इस डायरेक्शन में, क्योंकि a माइनस बी किया है तो एरो a की तरफ जाएगा, तो a माइनस बी आपका d2 वेक्टर हो गया। और आपको डायगोनल्स के बीच का एंगल यानी कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, एक्यूट एंगल, तो वेक्टर में ऑब्टूस आ सकता है, तो एक थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा, पता ही है। तो यहाँ पे उसी का अपन एक्यूट एंगल ले लेंगे, तो cos थीटा इज इक्वेट विथ इज दो वेक्टर्स a1 a2 यानी कि 3 i का i के साथ, j के साथ मर जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3 हो जाएगा, बोले तो दिस इज इक्वल टू 1/3। तो इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल इज सिंपली द cos इनवर्स का 1/3, ये यहाँ पे एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल आपको सिंपली मिल जाएगा, बोले ये आपको सिंपली यहाँ पर इस तरीके का नंबर होगा। इस द नेक्स्ट इज हमसे कहा गया है कि यहाँ पर फाइंड अ यूनिट वेक्टर which make an angle 45 degree with वेक्टर 2i plus 2j minus का k and make an angle 60 degree with the vector j minus k। एक ऐसा हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इस दो गिवन वेक्टर के साथ वो गिवन एंगल सबटेंड कर रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच मेक एन एंगल 45 डिग्री। तो आप ऐसे समझ सकते हो बच्चे कि ये आपके पास, अच्छा 45 डिग्री विथ वेक्टर, अच्छा गिवन है, ये आपके पास 2i प्लस 2j माइनस k एक वेक्टर है, ये स्पेस में आपके पास j माइनस k एक वेक्टर है। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि इसके साथ 45 डिग्री और इसके साथ 60 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इसके साथ 45 और इसके साथ 60 डिग्री इंक्लाइंड करने वाला ये वेक्टर, इट्स नॉट नेसेसरी कि इस सबसे पहले आपका को प्लेनर हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो वेक्टर इस तरह से इंक्लाइंड हो, क्योंकि एंगल आप इन दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकालते हो तो वो 45 और 60 का सम या डिफरेंस आता है, तब अपन ये जरूर कह सकते हैं वेक्टर ए इसके क्या होगा, इज अ को-प्लेनर वेक्टर होगा। ये बात फील हुआ आपको? मेरा कहना है कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल cos थीटा अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे 2 + 1 अपॉन √2, इसका मैग्नीट्यूड 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू द 45 डिग्री है। तो इसके और इसके बीच का एंगल 45 डिग्री है। इसका मतलब वेक्टर ए इसके प्लेन में नहीं है, क्योंकि इसका सम या डिफरेंस 45 डिग्री नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे 45 डिग्री पे, इससे 45 डिग्री पे बनाओगे तो वो नीचे जाएगा, तो उसके साथ फिर इसका एंगल आपका 60 नहीं 90 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो थीटा 45 डिग्री है, तो इस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए इज, ये जरूरत नहीं है, मैंने बस एक इंफॉर्मेशन
कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं अभी आगे चल के कि इसको इससे मिला दिया कि इसको वेक्टर निकालना था तो इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर देंगे, इसको इस तरह से। वो मेथड भी एक कंस्ट्रक्शन मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड भी हो सकता है, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल मेथड सिर्फ और सिर्फ कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए ही हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह से वेक्टर जो है वो इस बोर्ड को इधर छोड़ते हुए हवा में है, जिस इधर 60 बना रहा है और इधर 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो जो वेक्टर ए हमें निकालना है उसको सिंपली अपन ने कंसीडर कर लिया x का i कैप प्लस y का j कैप प्लस z का k कैप। और बेसिकली अपने पास तीन इंफॉर्मेशन है इस x y z के ट्रिपलेट निकालने के लिए। फर्स्ट इज यूनिट वेक्टर है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है यानी कि 2x, इसके बीच का एंगल 45, तो 2x प्लस 2y माइनस z अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ही है, इज इक्वल टू cos 45 यानी कि 1 अपॉन रूट 2, तो 2x प्लस 2y माइनस का z इज इक्वल द 3 अपॉन रूट 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी यहाँ पे सिंपली सेकेंड इक्वेशन, ये सिंपली यहाँ पे आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। बोले नाउ द थर्ड इक्वेशन, इसके साथ आपको 60 डिग्री दे रखा है तो x के साथ तो 0 क्योंकि i नहीं है, तो y माइनस जेड डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड रूट 2 और उसका तो 1 है मॉड a इज इक्वेट विथ cos 60 यानी कि 1 अपॉन 2। यहां से मेरे को y माइनस जेड इज इक्वल टू इज 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। सही है सभी को? तो यहाँ पे क्यों ना हम इन तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि y को यहाँ पे बोल देंगे y इज इक्वल टू जेड प्लस 1/2। x को भी हम z के टर्म में निकालना चाहेंगे, उसके लिए द 2x प्लस 2 इंटू जेड प्लस 1, बोलो 2 से मल्टीप्लाई माइनस का z इज इक्वल 3/2 यानी कि 2x और z, तो x की वैल्यू या 2x की वैल्यू इज 3/2 चलेगा। ये रूट 2 है बच्चे, ये मेरे से गलती हुई है, एक तो ये रूट 2 है यहाँ पे, है ना, तो ये रूट 2 है तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2z अपॉन ये 1 की जगह पे 2/2 आएगा। एक ये करेक्शन कर ले आप। तो यहाँ पर 2x इज इक्वेट विथ 1/√2 इज अ प्लस z माइनस z, ये आएगा, है ना। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2√2 माइनस का z डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इसको एज अ प्राइमरी इक्वेशंस लेकर आप x और y और x को z के टर्म में रख दोगे तो z में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, तो z की दो वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग और x और y की भी दो वैल्यू। तो स्पेस में ऐसे कहने का मतलब कि दो वेक्टर होंगे, स्पेस में ऐसा कहने का मतलब दो वेक्टर होंगे यूनिट वेक्टर, जो कि इस कंडीशन को यहाँ पर क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले सिंपली स्पेस में कितने वेक्टर्स होंगे, 2 वेक्टर्स होंगे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? जैसा कि आपको कहा गया कि कोप्लेनर के इस क्वेश्चन में थे, ऐसा था आपसे, जैसा आपको मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द, इफ ऐसे समझे कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू द 2i प्लस j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस का k, वेक्टर c इज सिंपली कोप्लेनर विथ
वेक्टर सी इज कोप्लेनर विथ वेक्टर, फिर से ए एंड बी, वेक्टर सी इज कोप्लेनर विथ देम यानी कि विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर, फाइंड लगा देता हूं, ऐसे है, एंड इट इज फाइंड अ सी इज कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड इट्स यूनिट वेक्टर, एंड एक और इंफॉर्मेशन है, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए है, मतलब कि एक तो यूनिट वेक्टर है, कोप्लेनर है, दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए है। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इन तीन इंफॉर्मेशन को लेकर आपको वेक्टर सी निकालना है। अंडरस्टैंड सभी को? फर्स्ट इंफॉर्मेशन समझे सबसे पहले, इज अ यूनिट वेक्टर है, एक तो कोप्लेनर वर्ड लग गया तो हम दो, पहला तरीका ये हो सकता है मेथड 1 कि हमें सी वेक्टर निकालना है, तो मैंने उसको सिंपली xi प्लस yj प्लस जेड के एज्यूम कर लिया। पहला मेथड देखें आप लोग अच्छे से कि भाई हमें कोई वेक्टर डिफाइन करना था, तो उस वेक्टर को मैंने x का i प्लस y का j प्लस z का k कंसिडर कर लिया यहाँ पे। अंडरस्टैंड सभी लोग? x का i, y का j और z का k कंसिडर कर लिया। ये कोप्लेनर है a और b के साथ, तो मेरे को पता है वो डब्बा यानी कि x y z is a 2 1 1 is a 1 2 and minus 1, ये आपका यहां पर सिंपली इज इक्वल टू द 0 होगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, या इसको आपने सिंप्लीफाइड किया तब नाम दे दिया -1 -2 यानी कि माइनस का 3x, -2 माइनस का 1 माइनस का 3 तो प्लस का 3y, 4 माइनस 1 यानी कि 3, z इज इक्वेट विथ 0 यानी कि -x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू द 0। ये आपका सिंपली यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गया है। ये सिंपली यहाँ पर आपका इक्वेशन 1 हो गया। ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। चलेगा यहाँ तक ना? फिर आपको क्या चाहिए था यहाँ पे? फिर आपको यहाँ पर बेसिकली एक कंडीशन कोप्लेनर वाली लगा लिया, यूनिट वेक्टर था तो मीन सेकंड इंफॉर्मेशन x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, ये आपका सेकंड इंफॉर्मेशन हो गया। एंड द थर्ड इंफॉर्मेशन इट्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, जो सी निकालना है वो परपेंडिकुलर